नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधे बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सेशन में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 11 फिजिक्स का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट फॉर्म में SHM कहा जाता है। तो जो भी बच्चे क्लास में अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ जाते हैं तो वो अपने स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से ये बातें कहते हैं कि यार तुमने SHM तैयार कर लिया। तो जो भी बच्चे समझ जाते हैं, जो पढ़े लिखे रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने SHM तैयार कर लिया। जिन लोगों ने ये बातें देखी ही नहीं है तो उनको तो ये फिर अनजानी सी बात लगती है। लेकिन चलिए आइए इक्वेशन को समझते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से, काफी शानदार तरीके से मैं इसे डेरिवेट करने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे ताकि हर चीजें आपको समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहां पर एक आपको क्या करना है, सरल आवर्त गति के लिए एक सर्कल बनाना है, जिसमें हम यहां पर मान लेते हैं कि इस वृत्त का केंद्र हमारा O है और कोई कण, इसमें हम एक्स एक्सिस भी बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, इसको एक्स एक्स डैश मानेंगे और इसी तरह से यहां पर आप वाई एक्सिस भी बना लीजिएगा। ये वाई और यहां पर हम मान लेते हैं वाई डैश। ठीक है, मान लीजिए कि कण जो है t बराबर 0 समय पर कण x पर स्थित है और थोड़े समय पश्चात ये कण अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति क्या होता है, पहले तो यही समझ लीजिए। जब कोई कण समान समय अंतराल में अपने पथ को बार बार दोहराता रहता है तो इसी गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। तो अगर ये कण इस वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो कुछ समय बाद ऑब्वियसली ये कहीं पर जाकर पहुंचेगा। मान लेते हैं कि ये P पॉइंट पर यहां पर पहुंच गया है। ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं कितनी है, A है। वैसे आप इस त्रिज्या को यहां पर भी बना सकते हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, लेकिन हमें यहीं पर त्रिज्या A को मानना है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये विस्थापन हम कोणीय विस्थापन थीटा रखेंगे। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, जब कोई सीधी रेखा में पिंड गति करता है तो मान लीजिए A से B पर चला गया तो हम बोलते हैं कि विस्थापन कितना हो गया मित्र, विस्थापन यहां पर तब हम बोलते हैं कि AB होता है। ठीक है, लेकिन जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर करता है, गति करता है, जैसे मान लीजिए दोलन गति ही कर रहा है, तो कण मान लीजिए पहले यहां पर है और फिर कण मान लो यहां पर पहुंच गया, तो इसमें जो विस्थापन होता है उसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम इसे मानकर चलते हैं कि हमारा कोणीय विस्थापन है। तो कोणीय विस्थापन को मित्र थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे केसेस में। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, कोणीय विस्थापन को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि कण यहां पर पहुंचा। अब इससे क्या करेंगे, P से इस y अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। जब लंब डालेंगे इसे हम मान लेते हैं n। मान लीजिए कि y अक्ष से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, यहां पर y दूरी चल गया है। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल प्राप्त हुआ। अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है, क्योंकि ये भी लंब है और यहां पर भी लंब है, यानी ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फिगर के बारे में थोड़ा सा यहां पर लिखेंगे। पहले क्या लिखना है मित्र, लिखना है माना कि यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, इस फिगर के बारे में खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो हर बार आपको टेंशन रहेगा कि हम इसे कैसे लिखें, कैसे ना लिखें। पर फिगर के बारे में अगर आपको लिखना है तो बहुत ही आसान होता है, इसे आप खुद से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, माना कि यहां पर जो कण है उसका द्रव्यमान m है। माना m द्रव्यमान का कण a त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको लिख लेंगे। ठीक है, माना t बराबर 0 पर
माना t बराबर 0 पर कण कहाँ है, x पर है, और t समय पश्चात वो कहां पर पहुंच जाता है, p पर पहुंच जाता है। तो इतनी बातें आपको लिखनी है। t बराबर 0 पर कण कहां है, x पर है, x पर है, और t बराबर t यानी t समय पश्चात, आप ऐसे लिख सकते हैं t समय पश्चात, t समय पश्चात वो p पर है। ठीक है, कण कहां है, p पर है। इस प्रकार से हम कह लेंगे। ये सारी कहानी यहां पर खुद से बनाकर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरे ही शब्दों को फॉलो करके लिखें। ठीक है, तो अब इसके आगे हम यहां पर शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन। सबसे पहले आपको करना है, चूंकि हम जानते हैं कि कोणीय वेग जिसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और बटे क्या होता है, समय अंतराल। यहां पर क्या लिखना है, समयांतराल, और समयांतराल को हम यहां से t से रिप्रेजेंट करेंगे। हम जानते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। अगर वेग कोणीय है तो कोणीय विस्थापन भी होगा, और समय अंतराल t लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन टी, या हम ऐसा कर सकते हैं 1 अपॉन मान के थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, जिसमें ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, जिससे ये वाला कोण इसके एकांतर होगा और ये भी कोण थीटा होगा। तो हम लिखते हैं त्रिभुज OPN में, त्रिभुज OPN में। अब आप देखिए यहां पर हमें ये वाली भुजा का मान दिया है और इस भुजा का मान दिया है, तो जिस कोण को हम नापते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने कर्ण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस त्रिभुज में हमें लंब और कर्ण दिया है, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन लेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखना है मित्र, साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है y बटे कर्ण कितना है a। ठीक है, तो अगर हम y का मान निकालना चाहें तो बटे 1 मानकर यहां पर लिख सकते हैं y बराबर, ये हो जाएगा, इसका गुणा यहां पर कर लें तो ये हमारा हो जाएगा a साइन थीटा, इतना हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, अब समीकरण 1 का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर जब मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल जो हो जाएगा यहां पर जहां थीटा है वहां पर ओमेगा टी हो जाएगा। यहां पर देखिए इस प्रकार से y बराबर हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। ये y क्या है, विस्थापन है, a आयाम है, और ओमेगा टी क्या है, हमारा कला कोण है। ठीक है, तो यहां से हमें विस्थापन का एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हम इसे चाहें तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर लिखते हैं माना कण पूर्व में ही फाई कोण चल चुका है, तब क्या हो जाएगा, जब फाई कोण पहले से ही चल चुका है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और डायग्राम यहां पर बना लेते हैं। देखिए एक डायग्राम यहां पर भी आप बना लीजिए। तो इसी तरीके से आप फिर से ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, इसी का ये हमारा दूसरा रूप है। तो यहां पर देखिए x डैश, ये y और ये y डैश हो जाएगा। यहां से हमें क्या करना है, अगर ये फाई कोण पहले से ही चल चुका है, इसको हम फाई मान रहे हैं। ठीक है, अब कण ये पहली स्थिति में है, मान लीजिए ये P1 है, और यहां से अब ये t समय पश्चात यहां पर पहुंच जा रहा है, जिसे हम P मान रहे हैं। ठीक है, तो कण यहां पर चला जाएगा। अब इसका कोणीय विस्थापन हम मान ले रहे हैं थीटा, तो यहां से लेकर यहां तक का कुल कोण हो जाएगा थीटा प्लस फाई। यहां से अब हम लंब डालें और इसे हम n माने, तो यहां से यहां तक का जो विस्थापन है, अगर हम अब से फिर से ही y मान रहे हैं, तो ये कोण कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर थीटा प्लस क्या हो जाएगा मित्र, फाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा,
क्योंकि यहां से पूरा एंगल थीटा प्लस फाई है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई हो जाएगा। फिर से हम वही चीजें इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज OPN में, OPN में, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि फिर से वही चीज लिखेंगे साइन थीटा। अब की बार थीटा की जगह पे हमें क्या लिखना है मित्र, थीटा प्लस फाई लिख लेंगे, और बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है y, और कर्ण हमारा यहां से अगेन फिर से वही है a, तो यहां पर a लिख लेंगे और y का क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो हमारा y बराबर आ जाएगा a साइन थीटा प्लस हो जाएगा फाई। ठीक है, फिर से हम कह सकते हैं कि y बराबर a साइन और थीटा की जगह पे यहां से ओमेगा टी मान रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये चीजें लिख सकते हैं। तो ये भी एक विस्थापन का समीकरण है और ये भी विस्थापन का समीकरण है। ये तब है जब कण जो है x अक्ष से ही शुरू कर रहा है, 0 अंश से ही शुरू कर रहा है। जब कोण पहले से ही फाई कोण चल चुका हो कण, तब उसके लिए समीकरण आपको ये इस्तेमाल करना है। अब यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि दोनों ही स्थितियों में हम साइन के रूप में समीकरण निकाले हुए हैं, और यह एक आवर्ती फलन का रूप होता है। ये साइन भी हो सकता है और कॉस भी हो सकता है। तो कॉस कैसे आएगा, आइए इसे समझते हैं। बहुत ही आसान है अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो इसी डायग्राम में हम क्या करते हैं, यहां पर एक ऐसे लंब डाल देते हैं x अक्ष पर, इसको हम मान लेते हैं m। तो यहां पर आ जाएगा, ये दूरी हम मान लेते हैं यहां से यहां तक की x मान ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए कॉस के पदों में भी देखते हैं। कॉस के पद में देखने के लिए आपको यहां पर लिखना होगा, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे x अक्ष पर PM लंब डालने पर, PM लंब डालने पर, PM लंब डालने पर, जब PM लंब आप यहां पर डाल देंगे तो देखिए अब की बार थीटा कोण बनाने की जरूरत नहीं है, यही हमारा थीटा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा आधार, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, जिसमें ये चीजें हमें जरूरत नहीं है। हमें यहां पर आधार दे दिया है और कर्ण दे दिया है, तो आधार कर्ण में संबंध कॉस का होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OPM में, OPM में अब की बार हम क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार है हमारा x और बटे कर्ण कितना है a। यहां पर देख लीजिए आधार a है और ये कर्ण है, तो यहां पर अपॉन 1 मान के यहां पर x बराबर हमारा आ जाएगा a cos थीटा आ जाएगा। अगेन हम यहां पर कर सकते हैं a cos क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, और ये कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं थीटा बराबर ओमेगा टी है। ठीक है, तो एक सूत्र cos के पद में इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर वही चीजें इस्तेमाल करेंगे जैसे यहां पर हमने किया था। मान लेंगे कि कण पूर्व में ही थीटा कोण चल चुका है, तो यहां पर फिर से वही लंब डाल देंगे, तो ये थीटा प्लस फाई रहेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं माना कण पूर्व में ही थीटा नहीं फाई कोण चल चुका है। तो अब इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा टी और प्लस हो जाएगा मित्र फाई। ठीक है, तो आप इस सूत्र को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए, निश्चित रूप से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको जल्दी लग रहा हो तो फिर भी मैंने इसे आराम से समझाने की पूरी कोशिश की है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका ग्राफ भी समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले। अभी हमने देखा कि सरल आवर्त गति में विस्थापन के दो समीकरण निकाले हमने, y बराबर a sin ओमेगा टी साइन के पदों में और x बराबर a cos ओमेगा टी कॉस के पदों में निकाला।
हालांकि इसमें जो है 5 ही था, तो चाहे आप तो 5 वाला भी इक्वेशन ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी आप इस चीज को समझ जाएंगे। आपने क्लास 10th में ये समझा होगा ग्राफ खींचना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन की मदद से हम क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले सारणी बनाते हैं। तो सारणी बनाएंगे तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, ये चीज सारणी में ऐड करनी है आपको, ठीक है। यहां पर आप क्या करिए, एक सारणी बनाइए, और सारणी के लिए इस प्रकार से आपको बनाना पड़ता है। एक में हम यहां पर करते हैं ओमेगा टी, मित्र क्या करते हैं, ओमेगा टी करते हैं, ठीक है। ओमेगा टी का मतलब यह हुआ कि ओमेगा टी जो कला कोण है वो उस पर डिपेंड करेगा। कला कोण 1, 2, 3, 4 और एक और बना लेना है आपको यहां पर 5, ठीक है, इस प्रकार से। और यहां पर y जब कला कोण जितना होगा उसी के ऊपर हमारा y की वैल्यू आएगा, ठीक है। y बराबर क्या आएगा, ये डिपेंड करेगा a sin ओमेगा टी, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम ओमेगा टी का मान 0 अंश रखते हैं या फिर 90 अंश रखते हैं, और या फिर हम यहां पर 180 अंश लिखते हैं और 270 लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 360, ठीक है, इस प्रकार से। आप देखिए, जब हम साइन का मान, जैसे यहां पर ओमेगा टी की जगह पे 0 रखते हैं, तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है, तो ये y का भी मान हमारा क्या आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। अब जब हम ओमेगा टी 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहां जब साइन 90 की जगह पे 1 रखेंगे तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। और इसी तरह से 180 रखेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। कितना आता है, यहां पर मैं बता रहा हूं, 0 आता है, 1 आता है, और यहां पर 0 आता है, फिर यहां पर हमारा -1 आता है, और यहां पर फिर से हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जब -1 आएगा तो निश्चित रूप से यहां पर वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी -a, और यहां पर आ जाएगा मित्र 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ जब बनाएंगे तो इस तरह से बनाना होगा, ठीक है, इस प्रकार से। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा जिसमें हम समय को दर्शाएंगे, और समय जो होगा वो 0 मानना है, 0 अंश पर, 0 समय पर, 0 कोण पर है, और फिर 90 अंश पर मान लीजिए चौथाई समय बीत चुका है, t/4 है, फिर यहां पर आधा समय बीत गया, t/2 हो जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा 3t/2 हो जाएगा, और इसके बाद यहां पर हमारा आ जाएगा t आ जाएगा, ठीक है, किस पर, 360 पर, ठीक है, इतना समय पर। और यहां पर मित्र क्या आ जाएगा, ये अधिकतम विस्थापन है, अधिकतम विस्थापन यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस a आएगा, और यहां पर हम मानेंगे -a मानेंगे। देखिए, जब 0 कोण था तो 0 समय था, तो उस समय y का विस्थापन कितना हुआ, 0, यहां पर रहेगा। इसी प्रकार जब 90 हुआ तो वैल्यू कितनी, 1 आई, 1 से a आया, तो a का मान यहां पर है, तो यानी यहां पर 90 के लिए यहां पर आ जाएगा, यहां पर बिंदी लगा देंगे a पर। वैसे ही 180 के लिए, यानी आधे चक्र के लिए, आधे समय के लिए यहां पर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 270 के लिए कहां पर आ जाएगा, इसके नीचे -a आ रहा है, तो -a की सिधाई पर यहां पर आपको कर लेना है, ठीक है। और फिर 360 पर, यानी पूर्ण आवर्तकाल के लिए वो 0 हो जाएगा, तो फिर से हम यहां पर बना लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये बिंदी किस तरह से मिला हुआ है, तो इन बिंदुओं को क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। इनको जब आप मिलाएंगे तो इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, एक वक्र बनता हुआ नजर आएगा। ये वक्र हम क्या करेंगे, लूज हैंडेड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लूज हैंडेड बनाएंगे। यहां पर ये जो समय है t/4 है वो 90 के लिए है, ठीक है। अगर कोणों की बात करें तो ये 90 है, ये हमारा 180 है, और ये हमारा 270 है, और ये तो 0 अंश है ही, और यहां पर 360 अंश रहेगा। मित्र समझ में आई बात। इस तरह से साइन का वक्र 0 से शुरू होकर 0 पर समाप्त होता है, इसको हम साइन वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन वक्र कहते हैं। ये साइन से बना हुआ है तो साइन वक्र कहा जाता है मित्र, ठीक है। इसको लूज हैंडेड बनाना है, ऐसे तिरछा तिरछा करके नहीं मिलाना है, ठीक है। इसी प्रकार से कास का भी हम क्या करेंगे, वक्र बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। यहां पर सबसे पहले इस प्रकार से
बना लीजिए। यहां पर हम लिखते हैं ओमेगा टी और यहां पर हमारा आ जाएगा वो यक्स बराबर, क्या आ जाएगा, यक्स बराबर, ये चीजें अभी मिटा ही देते हैं हम, पहले लिख लेंगे ए कास ओमेगा टी। ए कास ओमेगा टी क्या वैल्यू आएगी, पहले यहां पर 1 2 3 4 और 5 तक बनाना है। यहां पर 0, फिर 90, फिर हमारा 180 आएगा, फिर 270 आएगा, फिर हम यहां पर कितना करेंगे, 360 कर लेंगे। ठीक है, अब आइए देखिए समझते हैं कैसे होगा। हम जानते हैं कि कास 0 अंश जब रखेंगे तो कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसे समय में यहां की वैल्यू कितनी होती है, 1 आ जाती है। अब यहां पर देखिए कास जब 0 होता है, ठीक है, जब ओमेगा टी का मान 0 होगा तो कास 0 आ जाएगा यहां पर, और कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहां आप चाहें तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी हम बना ही लेते हैं जिससे आपको थोड़ी मदद मिल जाए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कास ओमेगा टी। ठीक है, तो कास 0 का मान यहां पर हो जाएगा हमारा 1 और कास 90 का मान 0, फिर वैसे ही यहां पर हमारा आ जाता है -1। ठीक है, फिर यहां आ जाता है 0 और फिर यहां पर आ जाता है हमारा +1 आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, जब कास ओमेगा टी का मान 1 होगा तो यहां 1 रखने पर ये a आ जाएगा, यहां पर a, और ये 0 हो जाएगा, ये -a हो जाएगा, और फिर से हमारा यहां पर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां पर फिर से a आ जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं अब ग्राफ कैसे बनाना है, जैसे अभी अभी हमने बताया था, ठीक इसी प्रकार से आपको यहां पर फिर से बनाना है। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है जिसपे हम समय को दर्शाएंगे, यहां पर टी को दर्शाएंगे। यहां विस्थापन अधिकतम है +a और इधर हमारा क्या होगा, अधिकतम विस्थापन -a की तरफ। अब जब कोण 0 था, यहां पर 0 कोण है अर्थात 0 समय पर, तो 0 समय पर उस समय वैल्यू कितनी है, a है, अधिकतम है, तो आपको यहां पर बिंदी बनाना है। ठीक है, फिर 90 के लिए यहां पर हम बना लेते हैं 1 2, ये हमारा 90 होता है जिसको हम t/4 समय कहते हैं। यहां पर t/2 होता है, यहां पर आता है हमारा 3t/2 आता है, और यहां पर हमारा t आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर t लिख लेंगे। अब यहां पर देखिए 90 के लिए कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, फिर 180 के लिए हमारा कितना हो जाता है, -a, तो इसकी सिधाई पर यहां पर -a की सिधाई पर ले जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही 270 के लिए फिर से 0 हो जाता है, और 360 के लिए हमारा +a हो जाता है, तो यहां पर आप ये बना लेंगे। तो अब इन सभी बिंदुओं को मिलाइएगा तो देखिए क्या कैसे होगा। इसको थोड़ा सा हम नीचे बना ले रहे हैं, जिससे थोड़ा सा ये इस प्रकार से लूज हैंडेड बनाना है हमें, इस प्रकार से, ऐसे ये ऐसे कर्व बनाता हुआ जाएगा मित्र। ठीक है, क्या होगा, कर्व बनाता हुआ इस प्रकार से जाएगा। आप ऐसे सीधे सीधे नहीं मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से कर्व बनाता हुआ। तो आप देखेंगे कि कॉस जो वक्र होता है वो हाईएस्ट से शुरू होकर हाईएस्ट पे जाकर खत्म होता है। यहाँ पर जो साइन वक्र है वो 0 से शुरू होकर 0 पर समाप्त होता है। इसे हम क्या बोलेंगे मित्र, ये हमारा क्या है, कॉस वक्र है। क्या है, कॉस वक्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कॉस वक्र कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, साइन वक्र कहते हैं। इस प्रकार से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में विस्थापन समीकरण को समझ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है इसे बेहतर से बेहतर समझाने के लिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि हम उसका जवाब दे पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।